नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एसएमएस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज कई दिनों बाद अपनी कक्षा हो रही है और आज जो कक्षा हो रही है वो एक प्रकार से एमसीक्यू यानी कि ये मानिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित है। और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। हमारे यहाँ यानी एसएमएस इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का बैच चल रहा है। हमारे यहाँ ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का बैच है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ हिंदी का बैच है, अंग्रेजी का बैच। अगर आप टीचरों की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की कक्षाएं मैं खुद ले रहा हूँ। 1 से 3 रोज कक्षा होती है ऑफलाइन और ऐप पर भी अवेलेबल हूँ। ज्योग्राफी डॉक्टर गजेंद्र शेखावत जी ले रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस श्री विनोद गुप्ता जी ले रहे हैं। श्री करतार जी अंग्रेजी की कक्षा ले रहे हैं। श्री संपत सिंह जी हिंदी की कक्षा ले रहे हैं। हमारे यहाँ जीके का बैच भी चल रहा है जो प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक है। और 27 तारीख से हम आपके लिए नया बैच भी लेकर आ रहे हैं। आरएस प्री की भी कक्षाएं हमारे यहाँ जारी। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सबको जवाब देना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से आंसर दें और मैं आपको इसकी व्याख्या करूं। पहला ऑप्शन है फरिश्ता, दूसरा ऑप्शन है अल बरूनी, तीसरा ऑप्शन है अफीफ और चौथा ऑप्शन आपके सामने जो है वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में सिंध में आता है, 1334 में दिल्ली पहुंचता। इधर अगर हम देखें तो अफीफ भी इसका आंसर नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से जवाब दें जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार, और इसका आंसर है अगर आप देखें तो अल बरूनी। अल बरूनी भूगोलवेत्ता, अल बरूनी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, अंक गणित, और अल बरूनी पहले मुस्लिम के रूप में है जो पुराणों का अध्ययन करते हैं। बहुत बढ़िया संजू जी, शानू जहांगीर जी, सॉरी शानू जी ने आंसर दिया बी। तो अल बरूनी जो है ये भारत आता है और भारत आने के बाद भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। भारत में अगर आप देखें तो वर्ण व्यवस्था के बारे में भी अल बरूनी बात करता है। अल बरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। तो इसका आंसर होगा अल बरूनी। और हमारे ऐप पर भी एसएमएस इंस्टीट्यूट जयपुर के ऐप पर भी हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां आकर उसे भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वह युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह कौन सा युद्ध था? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया है 1191 में, हरियाणा के करनाल के निकट तराइन नामक एक जगह। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया है 1192 में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह युद्ध संपन्न होता है। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हमको देखने को मिलते हैं। पहला है 1526, दूसरा है 1556 और तीसरा है 1761। तो प्रश्न है, युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में दिल्ली सल्तनत तो पूरा करवाते जी, बिल्कुल पूरा तो करवाता और पूरा करवाऊंगा भी, लेकिन जो वास्तविक तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे। और आपको पता है कि समझाते समय
डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मुझे लगा कि वास्तव में हम पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं और हमारे पास जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो थोड़े से हमें ऐसे लगा कि मैसेज तो ज़्यादा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस वजह से, नहीं तो मैं तो शुरू कर दूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है वाईडी जी। आंसर है इसका तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। हालांकि पहला भी इन दोनों के बीच लड़ा गया, लेकिन तराइन के पहले युद्ध में गौरी की पराजय हुई। गौरी जब जब पराजित होता था तो दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, और अगले ही साल गौरी फिर आता है, आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? जयचंद, कन्नौज में गहड़वाल वंशीय शासन हुआ करता था जब गौरी का अटैक देखने को मिलता है भारत में। तो तराइन का प्रथम युद्ध, जी नहीं, जयचंद के बीच तो लड़ा ही नहीं गया। आंसर दीजिए फटाफट से। आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, देखने में वालों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है लेकिन उत्तर नहीं आ रहे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध? तो चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, तो इसमें आंसर आएगा चंदावर का युद्ध। कन्नौज के राजा जयचंद को 1194 में पराजित किया गया था और गौरी ने पराजित किया था इस युद्ध के माध्यम से। ग्रुप जीएस, बहुत बढ़िया, सी आंसर दिया आपने, धन्यवाद, सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? जवाब दीजिए जी। गुरप्रीत जी फटाफट से जवाब दीजिए। रिच गेमिंग, आपको भी जवाब देना चाहिए, फटाफट से जवाब दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उपरोक्त में से कोई नहीं या गौरी? सर एलन क्यों लीव की? कुछ प्रश्नों के आंसर भविष्य के गर्भ में रहें तो ठीक है। इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। गौरी के सिक्कों पर आपको लक्ष्मी की आकृति दिखी। गौरी के बारे में जैसे हमने देखा अभी पिछले प्रश्न में कि तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया जाता है। तो आंसर होगा मोहम्मद गौरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंसर नहीं दे रहे हैं, बस पहले आंसर दे दीजिए। इंटरील, ओके डन। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? अरे धन्यवाद, आप मेरे 3 इयर्स वाले स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं एसएमएस इंस्टीट्यूट जयपुर श्री राजपूत सभा के साथ हूं और यहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अर्जुन जी का जवाब आया ए, गुरप्रीत जी का जवाब आया डी, और कोई? सबके जवाब आने चाहिए साहब, फटाफट से आंसर दीजिए। पांचवा सवाल का आंसर क्या होगा? तो पांचवें सवाल का आंसर होगा, गुरप्रीत जी का सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खवां के नाम से जाना जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और इसने लाहौर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। मलिक और सिपह सालार की उपाधि लेता है और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का। रमेश जी, हमारा ऐप मिलेगा यहाँ, एसएमएस इंस्टीट्यूट जयपुर, इस पर जाइए, ऐप मिलेगा, उसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से हो जाती है और इसके बाद इसका बेटा आराम शाह
गद्दी पर बैठा है। हालांकि कुछ इतिहासकार उसे यानी आराम शाह को ऐबक का बेटा नहीं मानते। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? मेरे पहले वाले प्रश्न की व्याख्या में मैंने इसका आंसर आपको दे ही दिया है, फिर भी मैं आपसे, सर इतने दिन आपकी इतिहास विषय की क्लास क्यों नहीं लगी? शिवानी ए, बहुत बढ़िया। गुरप्रीत ए, कक्षा तो रोज लग रही है, बस ये कहिए कि यूट्यूब पे नहीं लगी, बाकी तो कक्षा तो मैं रोज ले रहा हूं। तो आगे से प्रयास करूंगा कि जल्दी ही और अध्यापकों के साथ मैं भी नियमित रूप से आपकी कक्षा लूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? सही जवाब, अरे भाई एलन, तो क्या सर ने दृष्टि को ही छोड़ दिया? ओहो, अरे अर्जुन जी ए, आंसर होगा ए, लाहौर। लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है, कारण होता है इसके दो दुश्मन होते हैं, एक तो नासिरुद्दीन कुबाचा और एक होता है ताजुद्दीन यल्दोज। और ये चाहता है कुतुबुद्दीन ऐबक कि कुबाचा जो कि सिंध का एक प्रकार से शासक होता है और ताजुद्दीन यल्दोज जो कि गजनी का शासक होता है, वह भारत की तरफ ना बढ़े, तो लाहौर को राजधानी के रूप में स्थापित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बहुत बढ़िया, आंसर बताइए फटाफट से। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई है? पहला ऑप्शन है आपके सामने इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन। क्या बात है गुरप्रीत, आपके सारे सवाल। शिवानी बी, रिच गेमिंग बी, रेखा रेखराज रखराज बी, गुमान सिंह जी बी। बहुत बढ़िया, सबका आंसर लगभग लगभग सही। भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखें, तब तो आए मजा और आपसे मैं पढ़ा भी सकूं ढंग से। ठीक है, तो आंसर है बी, बलबन। बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान है जो खुद को अफराशियाब वंश से जोड़ता है। बलबन के बारे में कहा जाता है कि बलबन जो था अभिनय करने में माहिर था। बलबन ने अपने दरबार में हंसी मजाक पर पाबंदी लगा रखी थी और बलबन के द्वारा नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही जैसी उपाधियां ली। लौह और रक्त से माध्यम यह है कि सबसे पहले तुर्कान चहलगानी का दमन करता है और रक्त का मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कि बलबन अपने प्रशासन में केवल उच्च वर्ग को ही शामिल करे। तो आंसर है बलबन। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति के समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो अभी फिर वही चीज जो थी कि कौन सी उपाधि बलबन के द्वारा ली गई, तो आंसर दीजिएगा। क्या तूतीय हिंद, क्या केसरे हिंद, क्या जिल्ले इलाही, क्या दीने इलाही? शिवानी का आंसर सी, बहुत बढ़िया। और कोई? सही जवाब है शिवानी, आपका आंसर है सी, बलबन के द्वारा जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई जैसी उपाधि ली, जिसमें कहा गया बलबन के द्वारा कि मैं इस धरती पर ईश्वर की छाया हूं, मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और ईश्वर ने मुझे आप लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। इतना सा आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? किसने नौरोज को आरंभ किया? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर क्या आएगा? गुरप्रीत सी, शिवानी ए, डांस फेरी ए। बहुत बढ़िया, सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो सही जवाब इसका है ए, बलबन। नौरोज एक प्रकार से न्यू ईयर, नव वर्ष के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला है नौरोज त्योहार। और इसके अलावा बलबन ने सिजदा और पैबोस की भी प्रथा को अपने यहाँ लागू किया था। सिजदा का मतलब है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान का अभिवादन करना, पैबोस यानी पेट के बल लेटकर सुल्तान के कदमों को चूमना। तो ये व्यवस्था भी बलबन के काल में हुई थी। सर थर्ड ग्रेड
का कोर्स भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ए गलत जवाब, सही जवाब, माफी, अर्जुन जी सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि ली? फटाफट से जवाब दो। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली? अर्जुन। शिवानी का आंसर है बी। बहुत बढ़िया। और रखराज बी, लाजपत बी, रखराज ए, लाजपत बी। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी को युग का विजेता, जनता का चरवाहा और विश्व का सुल्तान कहा अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने एक मित्र अलाउल मुल्क को कहता है कि मैं सिकंदर के समान पूरे विश्व को जीतूंगा। तब उसके मित्र ने कहा कि पहले आंतरिक मामलों को और मंगोला आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा कर लीजिए। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को सिकंदर सानी कहता है, हालांकि विश्व विजेता बनने का सपना वो छोड़ देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गुड इवनिंग सर जी, नमस्कार। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे? ए और आर, कथन और कारण से संबंधित सवाल है। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। क्या ए और आर दोनों सही हैं? आर ए की सही व्याख्या करता है? क्या ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है? ए सही है परंतु आर गलत है। और लास्ट वाला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। शिवानी जी आपका जवाब आ चुका है सी। बाकी लोग, लाजपत जी जवाब दे रहे ए। और कोई फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व करता है मलिक काफूर। याद रखिएगा मलिक काफूर। और अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में अभियान करता है 1296 में, जब वो सुल्तान नहीं होता। और जब देवगिरी का शासक रामचंद्र देव होता है तो आगे चलकर देवगिरी, काकतीय, वारंगल और पांड्य राज्यों के खिलाफ अभियान किया गया, जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना था। ध्यान रखिएगा उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना। धन क्यों? एक तो जनता को खुश करने के लिए और अपने सैन्य सुधार के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि धन के माध्यम से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। तो ए सही है। और कब्जा नहीं करना चाहता था, अधिराज्यत्व, करद राज्य बनाए थे साहब दक्षिण को, कि आप तो केवल टैक्स देते रहना, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं आएगी। तो ए सही है परंतु आर गलत है। तो सी आंसर है। बहुत बढ़िया। ओमी मीना जी आपका सही है। लाजपत जी आपका गलत हो गया। डांस जी आपका भी गलत हो गया। और अर्जुन जी आपका भी गलत हो गया। अगला प्रश्न, किस सुल्तान, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। टैक्स यानी भू राजस्व कुल उपज का 50% किस एक सुल्तान ने लिया? देखिएगा शिवानी बी। बहुत बढ़िया, शिवानी का जवाब आया सबसे पहले बी। सही है, जब आपने जवाब दे ही दिया तो मान लेते हैं सही भी है। अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान कह सकते हैं जो भू राजस्व की राशि को बढ़ाकर 50% करता है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने अमीरों की भूमि को जब्त कर लिया और इसने अपने क्षेत्र में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी और खुद ने भी कहा कि मैं भी शराब का सेवन नहीं करूंगा। और सामाजिक समारोह पर भी इसके काल में प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 12वें का बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न मुस्लिम बादशाहों, पहली बात दिल्ली सल्तनत से संबंधित है और यहां पर सुल्तान की बात हो रही है, सुल्तान और बादशाह।
बादशाह का मतलब है सभी प्रकार के अधिकारों का स्वामी। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने या निम्न में से किस शासक ने पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बरनी और अमीर खुसरो जानकारी देते हैं। तो जवाब दीजिए फटाफट से। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या शेर शाह सूरी? जवाब नहीं आया तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवाने रियासत। ध्यान रखिएगा, दीवाने रियासत। और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके काल में बाजार नियंत्रण से संबंधित एक होता था सराय अदल, उसे न्याय का स्थान भी कहा जाता था। ठीक है सर, नमस्ते, नमस्कार। राजपूत शेर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश और तुगलक वंश? देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हैं। पहला राजवंश जिसे आप कहते हैं मामलुक या गुलाम वंश, और मामलुक या गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो 1206 से 1290। फिर हम बात करें गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1296, सॉरी 1296 से 1320। 90 से 96 तो जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है। फिर तुगलक तुगलक वंश का टाइम पीरियड है 1320 से 1414। और फिर है सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1451। और लास्ट में है लोदी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से 1526। फटाफट से जवाब दीजिए। तो आंसर होगा, फटाफट से जवाब दीजिए, और आंसर ये होगा आपका कि 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। तो सबसे लंबी अवधि तक शासन चलाने वाले थे तुगलक वंश। रतन सिंह राजपूत 14 का डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी, ओमी जी डी सही जवाब। वेद प्रकाश जी डी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित व आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? जवाब दीजिए। इल्तुतमिश ऑप्शन है आपके सामने, इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। लाजपत जी का जवाब आया है सी, बहुत बढ़िया। आंसर सही है एकदम, सी आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1325 से 1351। पढ़ा लिखा, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। गैलीफेंस्टन कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन के कुछ अंश भी मौजूद थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया रतन सिंह राजपूत जी चित्तौड़गढ़ से, सी आंसर। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। राहुल डी, बहुत बढ़िया। और बाकी कहां गए? लाजपत जी, ओमी जी, गुरप्रीत जी? गुरप्रीत का आंसर आया है सी। राजपूत शेर का आंसर आया है बी। ओमी जी का आया है डी। वेद प्रकाश का डी, बहुत बढ़िया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दोआब में कर वृद्धि कर दी गई थी। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, और दोआब में कर वृद्धि जब करी उसी साल अकाल पड़ गया। तब ऐसी स्थिति में कृषि से संबंधित एक विभाग बनाया और किसानों को एक ऋण दिया जिसका नाम था सोनधर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, दीवाने को ही तो संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से, फिरोज शाह तुगलक से, अकबर से, अलाउद्दीन खिलजी से? तो इसका तो जवाब मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा क्योंकि पिछले प्रश्न में मैंने कह भी दिया है। तो इसका आंसर है रतन सिंह राजपूत चित्तौड़गढ़, गलत जवाब।
दीवाने को ही, मोहम्मद बिन तुगलक, ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी यानी राजधानी ट्रांसफर करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था? पहला फिरोज शाह तुगलक, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा मुबारक शाह और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर दीजिए। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं। 1351 से 1388 तक इसका समय रहा है। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात जैसे विभाग की स्थापना की है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर था। खुसरो शाह की एक प्रकार से हत्या की और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना करता है। डाक व्यवस्था के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नहर के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सर ये इंस्टीट्यूट आपका, मैं आपका हूं, बस आपका अध्यापक हूं और पढ़ा रहा हूं। ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है, ये इंस्टीट्यूट एक प्रकार से ऐसा संस्थान है जो 1997 से कार्य कर रहा है। इस संस्थान का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करके उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रेरित करना है और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर करने की बात की जाती है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। दिल्ली से दौलताबाद, लोग नाराज भी हो गए थे इस बात से, लेकिन इसने जनता की बात सुनी आगे चलकर और फिर राजधानी वापस ट्रांसफर कर लेता है दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक यानी पैलरर यानी उसके समान, जैसे समझिए पहले सोने की मुद्रा चल रही है, चांदी की मुद्रा चल रही है, उसके स्थान पर तांबे की मुद्रा, तो सांकेतिक मुद्रा चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर, अलाउद्दीन, बहलोल लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? वेद प्रकाश, डी आंसर, बहुत बढ़िया। रतन सिंह जी बहुत बढ़िया, डी आंसर। चलिए सही बात है, डी आंसर ही है। ओमी, डी आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया? इब्न बतूता मोरक्को के तंजीर का रहने वाला था। इब्न बतूता की एक पुस्तक का नाम है रिहाला और इसमें उसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इब्न बतूता 1334 में सिंध आता है, 1333 में, माफी चाहूंगा, 33 में सिंध पहुंचता है और 1334 में दिल्ली पहुंचता है और इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक। सही है सर। प्लीज एंशियंट राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीट एक वीडियो में कवर करके अपलोड कर दीजिए। कोशिश करेंगे हम आपकी इस जो इच्छा है उसको पूरा करने का, जल्दी ही कोशिश करेंगे, चिंता मत करिए। अगला प्रश्न, डी सही जवाब। जितने लोगों ने डी आंसर दिया सबका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था या सुल्तान कौन था जिसने होली के त्योहार में भाग लिया? फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जो होली के त्योहार में हिस्सा लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया राहुल जी। लाजपत जी आपका गलत हो गया है। इतिहासकार बदायूनी मुंतखाब उल तवारिक पुस्तक का नाम, बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अर्थात राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये किसके बारे में कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बलबन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? जी हाँ, आंसर दीजिएगा। वेद प्रकाश, डी, बहुत बढ़िया। और भी आंसर दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बात कही गई है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, जनता परेशान हो गई, इसलिए सिंध के थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई थी और इसके बारे में कहा गया कि जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। बहुत बढ़िया, डी। राहुल जी आपका भी डी। अगला प्रश्न, बेरोजगारों के सहायतार्थ
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय खोला? बहुत बढ़िया। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? जल्दी से जवाब दीजिए। बेरोजगारों के लिए किसने रोजगार कार्यालय खोला था? आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, सर आपने एलन क्यों, अच्छा फिर वही राजपूत, बहुत मिस कर रहे हैं हम आपको। आता तो हूं कभी कभी। फर्स्ट ने, राजेश यादव दे रहे हैं फर्स्ट ने रोजगार कार्यालय, फर्स्ट ने, एफएसटी ने, अच्छा एफएसटी ने सही जवाब है साहब। ऑप्शन बता दे तो ठीक रहता। सल्तनत कालीन अकबर कहते हैं साहब बेरोजगारों के लिए इसने खोला था एक विभाग। इसके काल में दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात जैसे विभाग भी खोले गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए दीवाने खैरात, मेरे मुंह से आंसर निकल ही गया पिछले प्रश्न में, तो समझ ही गए होंगे कि दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसके काल में हुई है? तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बहुत बढ़िया। रतन सिंह राजपूत चित्तौड़गढ़, फिरोज शाह तुगलक, सबसे ज्यादा गुलाम थे। दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की गई थी और रातबी और गैर रातबी, ठीक है, रातबी और गैर रातबी दो प्रकार हुआ करता था। तो रतन सिंह राजपूत कह रहे हैं एफएसटी, लाजपत राय कह रहे हैं एफएसटी, बहुत बढ़िया सही जवाब फिरोज शाह तुगलक। राहुल बी, फिरोज शाह तुगलक किसके काल में सबसे ज्यादा थे? तो फिरोज शाह तुगलक, आंसर दीजिए। चलें वेद प्रकाश जी अगला प्रश्न, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साहब। देखिए नहरों का निर्माण सबसे पहले जो शुरू होता है वो शुरू होता है गयासुद्दीन तुगलक के काल में। और बड़े स्तर पर नहरों की अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पर नहरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है रतन सिंह राजपूत चित्तौड़गढ़ सी, ये भी एफएसटी ही है, बहुत बढ़िया। राजेश यादव सी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हके शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, बताइए साहब किसने सिंचाई के ऊपर टैक्स लगा दिया? पहला ऑप्शन है आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए साहब। तो आंसर होगा लाजपत जी, ओमी जी, राजेश यादव जी, राहुल जी, राहुल का आंसर डी आया है, वेद प्रकाश का सी आया है, लाजपत का डी आया है। हकेशर मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा है ना, गलत हो गया, सी नहीं है, डी आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सिंचाई कर लगाने के लिए सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है, डी आंसर। लाजपत जी आपका सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया लगाया? जजिया गैर मुसलमानों से सैनिक सेवा के बदले लिया जाने वाला शुल्क कहलाता है जजिया। महिलाओं से, बच्चों से, अपंगों से, भिखारियों से यह कर नहीं लिया जाता था और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सबसे पहले ये कर लगाया गया और आंसर होगा ब्राह्मणों से शुल्क लगाने लेने वाला यह व्यक्ति था, सुल्तान था बलबन की फिरोज शाह तुगलक की अलाउद्दीन खिलजी की मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब फिरोज शाह तुगलक, बहुत बढ़िया। ओमी जी गलत हो गया आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से दिल्ली दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग अशोक के स्तंभ लेख हैं ये। और अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में कहा जाता है कि उसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और दिल्ली टोपरा और मेरठ से दो स्तंभ लेख लाने का श्रेय दिया जाता है
फिरोज शाह तुगलक को, सही जवाब। शम्से सिराज अफीफ, जिसने रचना की है तारीख है फिरोज शाही। सारे क्वेश्चन एफएसटी ही है क्या सर? सारे नहीं है, एफएसटी का टाइम पीरियड इतना बड़ा है 1351 से 1328, तो प्रश्न भी ज्यादा आएंगे। चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगानों के शासन का निम्नलिखित क्रम बताइए। बताइए साहब, अंतिम प्रश्न है। तो सिंपल सी बात, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। आंसर होगा सी। जय कुमार जी, आंसर होगा सी। मैंने सिंपल तरीके से याद कर रखा है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। 30 प्रश्न है। आशा करता हूं आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला में आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। ऐसे ही और प्रश्नों के साथ आपके सामने रूबरू होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।